हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2023 में हॉटस्टार पर आई वेब सीरीज काला को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत 1988 से होती है, जहां इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक गाड़ी को बॉम्ब के धमाके से जलते दिखाया जाता है। साथ ही एक जवान को दिखाया जाता है जो उस हादसे से बच निकलता है। इस हादसे के बारे में बलबीर राणा के साथ और दो ऑफिसर बता रहे होते हैं कि हमारे 11 जवान उस ट्रक में थे, जिसमें से केवल एक शुभेंदु मुखर्जी बच निकला। उसकी लोकेशन के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चला। सूत्रों से पता चला है कि वो बांग्लादेश के रिबल फोर्सेस के साथ मिला हुआ है और हमारे आई विटनेस ने उसे अपने बटालियन को शूट करते देखा है। तो कर्नल कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे आर्टिलरी यूनिट से चुना गया था। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी को देखते हैं जो कि शुभेंदु मुखर्जी होता है और एक रिपोर्टर को उल्टा बांधकर अखबार में न्यूज़ पढ़ रहा होता है। न्यूज़ में शुभेंदु के अगेंस्ट सारी बातें लिखी होती हैं कि वो देशद्रोही है, वो अपने 11 साथियों को मारकर फरार हो गया है, इसलिए उसके अगेंस्ट लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। शुभेंदु उस रिपोर्टर को गन पॉइंट पर रखकर पूछता है कि किसने उससे ऐसा आर्टिकल लिखने को कहा, तो बलबीर और उसके बाकी दो साथियों का नाम लेता है। शुभेंदु उस रिपोर्टर को तो छोड़ देता है, पर कहता है कि वो बलबीर और उसके साथियों को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद की कहानी 2018 की दिखाई जाती है, जहाँ रात के समय एक बंद फैक्ट्री में कुछ लोग एक आदमी को मार रहे होते हैं। जिसको मार रहे होते हुए एक आईबी ऑफिसर होता है, जिसका नाम ऋत्विक मुखर्जी होता है। ऋत्विक के साथ उसका एक और साथी होता है, सोमा, जिसे उन गुंडों ने मार दिया होता है। वो ऋत्विक को भी मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है और ऋत्विक को बचा लेती है। ऋत्विक उन लोगों से पूछता है कि मेरे पकड़े जाने की टिप किसे मिली थी, तो सितारा नाम की लेडी आईबी ऑफिसर बताती ये कॉल तुम्हारी माँ को आया था, और उसके बाद उन्होंने सीबीआई, स्टेट पुलिस सभी को इन्फॉर्म किया। यहाँ पता चलता है कि ऋत्विक की माँ की पहुंच ऊपर तक है। इसके बाद ऋत्विक एक आदमी से बात करता है जिसका नाम आदिनाथ होता है। एक्चुअली में वो उसका इन्फॉर्मर होता है। आदिनाथ कहता है कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारा एक गलत मूव पूरे प्लान को बर्बाद कर देगा। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो तुम पकड़े नहीं जाते। तो ऋत्विक कहता है कि मैं अपने साथी की मौत को ज़ाया नहीं जाने दूंगा, मैं इस कैश कंसाइनमेंट और आर्यास को रोक कर रहूँगा। आगे कहता है कि वो लोग आप तक पहुँचने के लिए डेस्परेट हैं, इसलिए केयरफुल रहिए। इसके बाद दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम आलोका बागची और युविका होता है। दोनों फुटबॉल प्लेयर होती हैं। उनका कोच उन्हें मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है, तो आलोका उसकी सहेली चुपके से कोच की कही बातें और हरकतें रिकॉर्ड कर लेती हैं। फिर आलोका उसे मारती है और धमकी देती है कि अगर कल तक उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर नहीं दिया तो वो वीडियो को वायरल कर देगी। फिर आलोका चुपके से अपने घर जाकर सोने की एक्टिंग करने लगती है, तो उसके बाबा उसे पकड़ लेते हैं। आलोका के पिता कोई और नहीं बल्कि आदिनाथ होते हैं। पिता और बेटी की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी और स्ट्रांग होती है। दूसरी तरफ आईबी का सीनियर ऑफिसर हिमांशु देसाई रेड की इन्फॉर्मेशन वीडियो कॉल के थ्रू आईबी के डायरेक्टर्स को दे रहा होता है। तभी ऋत्विक आता है और मेन इन्फॉर्मेशन बताता है कि हम इस केस पर पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं, हमारी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, हम उस आदमी को पकड़ने के काफ़ी करीब हैं, और वो है नमन आर्य, जिसे इंडिया का वेस्ट रिसाइकलिंग का राजा कहा जाता है। कचरे का धंधा करना, एनजीओस और रियल एस्टेट चलाना, ये सब तो सिर्फ दिखावा है। उसका रियल बिजनेस है रिवर्स हवाला। रिवर्स हवाला का मतलब होता है पैसे की लेन देन गैर कानूनी तरीके से करना। ऋत्विक की बात सुन आईबी के डायरेक्टर्स कहते हैं कि इतनी छोटी अमाउंट के लिए आईबी का इन्वॉल्व होना सही नहीं है। तभी ऋत्विक उन्हें बताता है कि पिछले 30 दिनों के अंदर उन्होंने 840 करोड़ अवैध कैश पकड़ा है, और हमें अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि बांग्लादेश के रिबल फोर्सेस को इस मंथ एक बड़ा कैश कंसाइनमेंट मिलने वाला है। आगे ऋत्विक कहता है कि ये सारे कैश एक आदमी से लिंक्ड अप है, वो है नमन आर्य। नमन आर्य के बारे में ऋत्विक कहता है कि वो सालों से ऐसा कर रहा है, बाहर से पैसा लाकर इंडिया के अंदर ही घुमाता है। वो ये काम टेररिस्ट फंडिंग, ड्रग्स और इलीगल वेपन के लिए करता है। नमन आर्य के केस का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट इंडिया के बाहर जाने वाला है, उसी का एक छोटा सा अमाउंट पकड़ने में मैं पकड़ा गया, पर मुझे यकीन है कि मैं इस कंसाइनमेंट को रोक कर रहूँगा। मीटिंग रूम से बाहर आने के बाद ऋत्विक की माँ उससे मिलने आती है। ऋत्विक अपनी माँ से पूछता है कि उसके पकड़े जाने की खबर किसने उन्हें दी थी, तो ऋत्विक की माँ कहती है कि मुझे 9:30 पर कॉल आया और उसने सीधे मेरे नाम से बुलाया, फिर एक लोकेशन पिन भेजकर कहा कि तुम्हारी जान खतरे में है। उसके बात करने का तरीका और आवाज़ से ऐसा लगा जैसे वो मुझे जानता था। फिर आईबी की टीम उस ऑफिसर के घर जाते हैं जिसकी मिशन के दौरान डेथ हुई थी। फिर ऋत्विक और सितारा को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। अगले दिन ऋत्विक को एक कंसाइनमेंट की टिप मिलती है, तो वो सितारा को सभी को इन्फॉर्म करने को कहता है। दूसरी तरफ दार्जिलिंग फुटबॉल मैच का सीन दिखाया जाता है, जहां आलू का मैच खेल रही होती है।
उसी दौरान दो लोग आकर उसके पिता आदिनाथ को मार देते हैं। ऋत्विक और सितारा अपनी टीम के साथ टिप के अकॉर्डिंग गार्बेज ट्रक का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसी में कंसाइनमेंट आने वाला होता है, पर ट्रक नहीं आ रहा होता है। तो उन्हें लगता है कि शायद उनकी मिली टिप गलत है। तभी ऋत्विक नोटिस करता है कि एक साथ 2-3 एम्बुलेंस गाड़ी जा रही हैं। ऋत्विक समझ जाता है कि कंसाइनमेंट इन्हीं में है। ऋत्विक और उसकी टीम उन गाड़ियों का पीछा करते हैं और पकड़ लेते हैं। उन गाड़ियों में उन्हें ढेर सारा कैश मिलता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में कर्नल अपने जवानों को बता रहा होता है कि 1971 के वॉर में जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तब इंडियन आर्मी और बांग्लादेश की मुक्ति सेना ने बॉर्डर पर 6 सीक्रेट टनल्स बनाए थे। इन टनल से हम उनको आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई करते थे। वॉर खत्म होने के बाद हमने ये टनल सील कर दिए और सारे रिकॉर्ड भी डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन हमारी इंटेल सूचना से पता चला है कि 2 टनल्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। रेबल फोर्सेस इन टनल्स का यूज गैर कानूनी धंधों के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमें इन इलीगल एक्टिविटीज को रोकना है और दोनों टनल्स को सील करना है। इस मिशन में सरकार हमारी कोई भी मदद नहीं करेगी, तो जिस किसी भी जवान को इस मिशन पर नहीं जाना वो पीछे हट सकता है। फिर मेजर शुभेंदु को दिखाया जाता है, जिसके जाने से उसका बेटा और पत्नी थोड़े चिंतित होते हैं, पर शुभेंदु कहता है कि वो जल्द लौट आएगा। इसके बाद सभी जवानों को उन टनल्स के पास पहुंचते हुए दिखाया जाता है। जवान सारे मुसाफिरों को जल्द से जल्द टनल खाली करने को कहते हैं, लेकिन एक बिस्मिल नाम का आदमी अपने भाई से बिछड़ जाता है। उसका भाई अंदर फंस जाता है। मेजर शुभेंदु उसे निकालने की कोशिश करता है, पर उसका सीनियर उसकी बात ना सुनकर बॉम्ब से टनल को बंद कर देता है। अब प्रेजेंट में ऋत्विक और सितारा ने जो कंसाइनमेंट पकड़ा होता है, सीनियर ऑफिसर देसाई उसका पेपर वर्क कर रहा होता है। ऋत्विक चाहता होता है कि पकड़े गए एविडेंस की कस्टडी जल्द से जल्द आईबी को मिले, पर बाय चैनल में टाइम लग रहा होता है। दूसरी तरफ एक चर्च में फादर आदिनाथ की सोल के लिए प्रेयर करता है, वहीं आलोका उसका अंतिम संस्कार करती है। फिर एक शादी में ऋत्विक अपने दोस्त की मदद से सीएम से ऑफ द रिकॉर्ड मिलता है। सीएम ऋत्विक से पूछते हैं कि आज जो कैश पकड़ा गया वो कितना था, तो ऋत्विक कहता है कि 150 करोड़, लेकिन ये मेरे एस्टिमेट से एक बड़े कंसाइनमेंट का छोटा सा हिस्सा है। बड़े कंसाइनमेंट की बात करें तो कम से कम 14,000 करोड़ है। आगे ऋत्विक नमन आर्या के बारे में बताता है कि कैसे वो अपनी शेल कंपनीज को रिवर्स हवाला के थ्रू चलाता है। ऋत्विक बता ही रहा होता है कि तभी वहां आईबी ऑफिसर देसाई आ जाता है। सीएम कहती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तो ऋत्विक उनसे कहता है कि नमन आर्या के खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस करने के लिए एम्बुलेंस और पकड़े गए कैश का एक्सेस चाहिए, जिसका एक्सेस इस वक्त स्टेट पुलिस के पास है और वो हमें पेपर वर्क में फंसा रहे हैं। तभी वहाँ शादी में नमन आर्या आता है, जिससे मिलने सीएम जाती है। नमन आर्या और सीएम को साथ देख ऋत्विक समझ जाता है कि हमें एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा, शायद मतलब सीएम भी नमन आर्या से मिली हैं। वहां से जाते हुए सीएम ऋत्विक से कहती है कि नमन आर्या मुझे पकड़े गए कैश में 40% घूस देने की बात कर रहा है। उसे लगता है कि हम बिकाऊ हैं, पर हम नहीं हैं, इसलिए उसे कल ही पकड़ने की तैयारी करो, जो भी मदद चाहिए वो मिलेगी। इसके बाद शीन शिफ्ट होता है आईबी ऑफिस में, जहाँ पकड़ा गया सारा कैश आ जाता है। उन कैश का ट्रायल फॉलो करते हुए नमन आर्या की सेल कंपनीज के साथ लिंक वेरीफाई करने के लिए ऋत्विक बैंक के कुछ एम्प्लॉयज़ को बुलाकर एक मीटिंग करता है। ये एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिन्होंने बैंक के कैश में हेराफेरी की होती है। ऋत्विक उनसे कहता है कि अगर आपको जांच से बचना है तो आपको 2 हफ्ते की छुट्टी लेके हमारी मदद करनी होगी। फिर नमन आर्या को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क में किसी से बात कर रहा होता है और बताता है कि सीएम मेरा कॉल नहीं रिसीव कर रही। तो वो लेडी कहती है कि अगर ऐसा है तो पक्का तुम्हारे लिए अरेस्ट वारंट निकला है। अगर पुलिस आए पकड़ने तो कोऑपरेट करना, मैं तुम्हारे बिल के पेपर तैयार करवाती हूँ। तभी पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। मीडिया भी न्यूज़ कवर करने के लिए वहां आ जाती है। मीडिया की भीड़ में एक लड़का एक छोटा सा पैकेट ऋत्विक की शर्ट पर चिपका कर चला जाता है। एक्चुअली आदिनाथ ने फादर से कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो ये पैकेट वो ऋत्विक तक पहुंचा दे। तीसरे एपिसोड की शुरुआत भी पास से होती है, जहाँ शुभेंदु की खोज में आर्मी के ऑफिसर उसकी बीवी से पूछताछ करते हैं और बलवंत उसकी बीवी को धमकी देते हुए कहता है कि वो शुभेंदु को हर हाल में ढूंढ के रहेगा। अगर फौज ने उसे नहीं मारा तो वो उसे मार डालेंगे। आगे कहता है कि अगर उसे अपनी और अपने बेटे की परवाह है तो वो भी अपने पति की तरह गायब हो जाए। अब प्रेजेंट में ऋत्विक को उस पैकेट में एक की मिलता है, जिसका सीरियल नंबर सिलीगुड़ी के एक बैंक का होता है। उसके अकाउंट होल्डर का नाम आशुतोष देव होता है। आशुतोष नाम से रिलेटेड केवाईसी फेक होती है, इसलिए ऋत्विक दानिश और सितारा को तुरंत सिलीगुड़ी जाने को कहता है। दानिश और सितारा बैंक पहुंचते तो उन्हें लॉकर में 2 पेन ड्राइव मिलते हैं। इधर नमन को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां उसके फॉलोवर बहुत बड़ी संख्या में आकर तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से ऋत्विक नमन को आईबी ऑफिस नहीं ले जा पाता। इसलिए उसको इंटरोगेट करने के लिए ऋत्विक हॉस्पिटल में ऑफिसर्स को बुला लेता है। लेडी ऑफिसर नमन से जो भी सवाल पूछती
पूछती है, वो उसका वकील बस अनजान बनते हुए कहते हैं कि पकड़े गए कैश का उनसे कोई लिंक नहीं है। कोई जवाब ना मिलने से लेडी ऑफिसर हिमांशु देसाई और ऋत्विक पर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि नमन को पकड़ना जितना कठिन है, उससे सच उगलवाना उतना ही मुश्किल है। साथ ही तुम लोगों ने इतनी हड़बड़ी में उसे पकड़ा है कि क्वेश्चनिंग के लिए तैयारी करने का मौका तक नहीं दिया। आगे कहती है कि बिना ठोस एविडेंस के तुम उसे ज्यादा देर तक अरेस्ट नहीं रख पाओगे। अब सीएम के कहने पर उन लोगों ने नमन को अरेस्ट किया था, क्योंकि नमन सीएम को ब्राइब ऑफर कर रहा था, पर अभी तक सीएम ने नमन के अगेंस्ट एक भी एविडेंस नहीं दिया होता है। हिमांशु सीएम के पास एविडेंस के लिए जाता है, पर सीएम उसे टरका रही होती है। थोड़ी देर बाद नमन को कंडीशनल बेल मिल जाती है, जिसका मतलब होता है कि अभी जब भी नमन को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएगी उसे आना होगा। उधर सिलीगुड़ी में मिले पेन ड्राइव को जब दानिश और ऋत्विक देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव का सारा रिकॉर्ड उनके सिस्टम से मैच खा रहा होता है। सितारा लिंक को कनेक्ट करते हुए आदिनाथ तक पहुंच जाती है और दानिश भी लॉकर में एक फोटो को दिखाता है, जो कि उसके पिता का होता है, यानी कि ऋत्विक का इन्फॉर्मर कोई और नहीं, उसके खुद के पिता होते हैं। चौथे एपिसोड की शुरुआत 1995 से होती है, जहाँ शुभेंदु एक प्रेस कंपनी में काम करता होता है। उसके खिलाफ अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी होती है। ऐसे ही एक दिन शुभेंदु को उसके इन्फॉर्मर से बलवंत बीराना के एक साथी प्रदीप शर्मा के बारे में पता चलता है, जिसे वो गन से शूट कर मार देता है। अब प्रेजेंट में ऋत्विक अपनी टीम के साथ आदिनाथ उर्फ शुभेंदु के घर जाता है। रास्ते में वो अपने दादा को शुभेंदु और उसकी फैमिली के बारे में बताता है, जिसे उसकी माँ भी सुन लेती है। ऋत्विक को वहां जाकर अपने पिता की पुरानी बातें याद आने लगती हैं। फिर आदिनाथ के दोस्तों को बुलाकर पूछताछ करते हैं। सभी बताते हैं कि वो एक अच्छे इंसान और अच्छे पेरेंट थे। कोलकाता में नमन को फिर से क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। क्वेश्चनिंग के दौरान ऋत्विक बीच में ही नमन से पूछता है कि क्या वो शुभेंदु मुखर्जी को जानता है, जिसे सुन नमन सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। इसके बाद ऋत्विक को आदिनाथ के प्रोग्राम के बारे में पता चलता है, जिसे दो लड़के और एक लड़की हैंडल कर रहे होते हैं। सबके सामने वो तीनों कुछ नहीं बताते, इसलिए ऋत्विक उनसे अकेले में पूछता है तो तीनों आदिनाथ के बारे में कहते कि वो एक अच्छे इंसान थे। उन्हें उनके साथ काम करते हुए कभी ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या आदिनाथ उनसे कुछ गलत करा रहे हैं। दूसरे दिन आदिनाथ की शांति पूजा के दिन ऋत्विक अपनी टीम के साथ उनके घर की तलाशी लेने जाता है। आलोका के अंदर न जाने देने पर ऋत्विक उसे बताता है कि आदिनाथ का असली नाम शुभेंदु मुखर्जी है और फिर उसकी पूरी फाइल दे देता है। घर की तलाशी में ऋत्विक और उसकी टीम को कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सबूत नहीं मिलता। इस दौरान ऋत्विक इमोशनल होते हुए सितारा से कहता है कि पूरी जिंदगी बागची ने इस छोटे से परिवार के साथ बिता दी और वहाँ पूरी जिंदगी उनके साय से भागते रहे, आखिर वो वापस आए हैं क्यों। फिर आलोका ऋत्विक से अपने बाबा के बारे में पूछती है तो ऋत्विक बताता है कि वो मेरे भी बाबा थे, तो माई फैमिली से पहले मेरी भी एक फैमिली थी। 1988 में उन्होंने अपने बटालियन के 11 जवानों को मार डाला था। आर्मी ने उन्हें ऑफिशियली जासूस और देशद्रोही घोषित कर दिया। कोई इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से उन्हें मिसिंग और डेड मान लिया गया। ऋत्विक की बात सुन आलोका कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके बाबा किसी को नहीं मार सकते। तभी ऋत्विक को पता चलता है कि आदिनाथ की मौत पॉइजन से हुई है। अगले दिन ऋत्विक जब जाने लगता है तो अचानक उसकी गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, पर ऋत्विक बच जाता है। फिर से 5 का सीन दिखाया जाता है, जहां शुभेंदु को उसके इन्फॉर्मर से बलवंत के दूसरे साथी शाश्वत रॉय के बारे में पता चलता है कि सिलीगुड़ी में उसका बहुत बड़ा टी स्टेट है और इस महीने वो यहाँ आने वाला है। शुभेंदु पहले ही उसके टी स्टेट में कर्मचारी की तरह काम पर लग जाता है। एक दिन जब शाश्वत बलवंत के साथ अपनी टी स्टेट आता है तो वहाँ के कर्मचारी पैसे बढ़ाने के लिए शोर शराबा करने लगते हैं। ऐसा करते देख शाश्वत और बलवंत वहाँ से भागने लगते हैं तो शुभेंदु उन पर गोली चला देता है। शाश्वत तो मर जाता है पर बलवंत भाग जाता है। शाश्वत की गाड़ी में शाश्वत की रखेला उसकी बेटी होती है, यानी कि आलोका उसकी माँ होती है।